आज पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है और आगे के टॉपिक्स को फर्दर इस टॉपिक के बाद में इंक्लूड करना है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। एक मछली जल में 30 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। मछली और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए, ये बताना है। तो हम लोगों ने रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ वाला टॉपिक पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है n, वो किसके बराबर आता है? रियल डेप्थ यानी कि वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ वास्तविक गहराई, और अपर एंड डेप्थ यानी कि आभासी गहराई, डेप्थ आभासी गहराई। रियल डेप्थ था AO और आभासी गहराई थी क्या? AI। इसको माध्यम का अपवर्तनांक कहते थे। तो देखिए ये डायग्राम याद आ रहा होगा, पिछली बार वाले टॉपिक्स में रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ वाले में ये बनवाया गया है कि ये पानी भरा हुआ है किसी बीकर के अंदर जिसकी गहराई स्मॉल t है, और प्रकाश की जो किरण है, पानी जब नहीं था तो वो मार्ग तय कर रही थी A से लेके O तक का, और इसको कहा था रियल डेप्थ वास्तविक गहराई। इसके बाद में प्रकाश की किरण O, यहाँ पर ये कोई O पॉइंट है, O पॉइंट से आने वाली प्रकाश की किरण जब अपवर्तन होगा तो वो अविलंब से दूर हटेगी, और ये वाला जो कोण है वो I कहलाएगा, ये वाला कोण R कहलाएगा। और इस तरह से आपके ये वाले एंगल I और ये वाले एंगल R कहला रहे थे। तो AO को तो बच्चों कह रहे थे हम रियल डेप्थ, और AI को कह रहे थे हम अपर एंड डेप्थ। और इन दोनों के बीच में रिलेशन आया था N = AO ओवर AI, ये कैलकुलेट होके आया था। ज़रा इसका शिफ्ट देखें तो शिफ्ट होगा ये वाला OI। तो यदि मैं शिफ्ट निकालूं तो वो लिखा जाएगा रियल डेप्थ यानी कि AO और अपर एंड डेप्थ AI, दोनों को घटाओगे तो जो वैल्यू है वो OI वो कैलकुलेट होके आएगी, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखिए ये तो AO लिख दिया, ये AI लिख दिया। यहाँ से आप AO कॉमन ले लें तो 1 - AI/AO लिखा जा सकता है। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि N बराबर AO/AI और ये उल्टा आ रहा, तो एक से ज़्यादा थिकनेस वाले यदि अपवर्तनांक होंगे तो उनके लिए शिफ्ट के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा। शिफ्ट = पहले की थिकनेस है T1, 1 - के 1/, मान लीजिए पहले का अपवर्तनांक आपका N1, दूसरे का N2, तीसरे का N3 है। तो इस तरह से प्लस T2 1 - के 1/N2 प्लस T3 1 - के 1/N3, ये टर्म बनेगी आपकी। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो उसके बाद में सॉल्यूशन होने के बाद आएगा 30 सेंटीमीटर गहराई है तो T बराबर लिख दोगे आप 30 × 10⁻⁻² मीटर। माध्यम का अपवर्तनांक N बराबर 1.33 है, तो शिफ्टनेस यानी कि OI = आएगा 30 × 10⁻⁻² 1 - के 1.33। सॉल्व करेंगे इसको तो 30 × 10⁻⁻² × 0.33/1.33, ये सॉल्व होके आ गया ये आपका। और जो इसका आंसर है वो आएगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। राइट डाउन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रकाश का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन लेंस, ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है।
पिछला वाला जो चैप्टर है उसका हिस्सा लगभग ख़त्म कर चुके हैं हम। न्यूमेरिकल्स करने हैं आप लोगों को। देखिए गोलीय पृष्ठ क्या होता है कि जो कांच है, कांच की कोई भी समतल प्लेट लेकर उसके एक हिस्से को आप ग्राइंडर से ग्राइंड कर दें, रगड़ दें, तो उसके बाद कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बन जाती हैं जिनको हम गोलीय पृष्ठ कहते हैं। यदि कांच की प्लेट को आपने इस तरह से इस साइड से और इस साइड से ग्राइंड कर दिया, रब कर दिया, तो इस तरह का पृष्ठ जो बनेगा उसको हम कहेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ, सॉरी उत्तल गोलीय पृष्ठ ये बोलते हैं। और इस वाले को जब बोला जाएगा, जो डायग्राम दिखाया गया है राइट हैंड साइड पर, इसको बोला जाएगा उत्तल गोलीय पृष्ठ। यहाँ से कट कर दें इतने हिस्से को या ग्राइंड कर दें तो इसे कहेंगे हम उत्तल गोलीय पृष्ठ। ध्यान रखना है कि गोलीय पृष्ठ दर्पण नहीं है, इससे परावर्तन की घटना नहीं होती है, इससे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना होती है। परावर्तन के लिए दूसरा वाला जो हिस्सा है, एक हिस्से को हम पॉलिश कर देते हैं और एक हिस्से से जो है परावर्तन होता है, परंतु इसमें सरफेसेस जो होती हैं उनको ग्राइंड करके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के टाइप से कुछ शेप दी जाती है, पर ये दर्पण नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं जिसको गोलीय पृष्ठ कहते हैं। और गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन की घटना होती है। और अपवर्तन में दो घटनाएं होती हैं, जब प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकती है और एक जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है। ये दो घटनाएं हैं। तो उससे पहले हम साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे, जिसको कि चिन्ह प्रॉपर्टी कहते हैं कि u की वैल्यू कितनी ली जाती है, v की वैल्यू पॉजिटिव में ली जाएगी या नेगेटिव में ली जाएगी। इसके लिए एक साइन कन्वेंशन है, एक चिन्ह प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है। और ये फिजिक्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको आप ऑप्टिक्स कहते हैं, ये पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, जिसमें कि आप लोगों ने निर्देशांक तंत्र पढ़ा है, जिसमें कि एक्स एक्स डैश ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाती है, वाई वाई डैश ये नॉर्मल कहलाता है, और ये कहलाता है हमारे पास मूल बिंदु ओरिजिन। अब प्लस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस नापते हो वो पॉजिटिव में ली जाती हैं, नेगेटिव में जो नापते हो वो नेगेटिव में ली जाती हैं, प्लस वाई एक्सिस में नापते हो तो वो पॉजिटिव में, और नीचे की तरफ नापते हो वो नेगेटिव में ली जाती हैं। तो ये चीज़ें तो आप पहले से जानते आ रहे हो। अब हमेशा पहला नियम ये है, नियम आपको लिखना है साथ के साथ, पहला नियम ये है कि हमेशा वस्तु को कहाँ रखना है, हमें मूल बिंदु पर रखना है, निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर रखना है। तो जैसे हमारे पास ये अपने गोलीय पृष्ठ रख दिया, ये निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर रखा जाएगा। ऊपर वाली एक्सिस ओ वाई और नीचे वाली एक्सिस ओ वाई डैश, वाई एक्सिस हो गई वो। हमेशा वस्तु को, दूसरा नियम है, हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु जो होती है यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जितनी भी हमारी जो दूरियां हैं वो मूल बिंदु से नापी जाती हैं। तो यदि हमारे पास में मूल बिंदु ये है तो यहाँ से ही आप दूरियां नापोगे। अब ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, तो मूल बिंदु से, या ये मान लो ए बी, मूल बिंदु से ओ बी तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम यू कहते हैं, वस्तु तक के बीच की दूरी। प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे जा रही है वस्तु से और दर्पण उसकी तरफ जा रही है, दर्पण की तरफ। और जो वस्तु की जो दूरी है वो कहाँ नापोगे, दर्पण से या फिर अपवर्तक पृष्ठ से के मूल बिंदु से नापोगे। तो मूल बिंदु से दूरी इस डायरेक्शन में नाप रहे हो, प्रकाश की किरण ऐसे चल रही, तो उल्टा हो रहा है प्रोसेस। और इस केस में u की वैल्यू क्या लोगे आप, नेगेटिव। तो u और v कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, उसके लिए नियम यही है जो मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश की दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, और प्रकाश की दिशा के अपोजिट जो दूरियां नापी जाती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। अब मान लीजिए इसने
ऐसे करके यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया। इसको इमेज कहोगे, मान लीजिए CD इमेज है हमारी, तो मूल बिंदु से और इमेज तक के बीच का जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, V कहते हैं। मूल बिंदु से नापते हैं, यहाँ से नहीं नापेंगे, इसको V बोलेंगे। प्रकाश की किरण A से लेके चल रही है और P पॉइंट तक पहुँच रही है और दूरी आप O से लेके D तक की नाप रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए V की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। बात क्लियर हो गई। तो U और V दर्पण के केस में यहाँ पर मैंने नेगेटिव दिखाया आपको, ये रटना नहीं है, हर बार रे डायग्राम से ही समझना है। इसी तरह से एक और चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी गोलीय जो दर्पण होता है वो गोलीय दर्पण किसी गोलीय पृष्ठ का एक अंश होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस ले ली हमने और उसको एक स्केल से लेकर और ऐसे काट दिया, y डैश प्लेन में ऐसे काट दिया, तो आपने इतना हिस्सा काट दिया, तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया, आपका गोलीय पृष्ठ बन गया। अब इसको यदि आप कंप्लीट करोगे गोलीय पृष्ठ को, तो ऐसे पूरा गोला कंप्लीट बनाया जाएगा। गोलीय पृष्ठ का जो ये पॉइंट है इसको P बोल रहे हैं हम, बिंदु, मूल बिंदु, और इसका जो केंद्र है वो C कहलाएगा, और P से लेके C तक के बीच का जो दूरी है उसको R बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि मान लीजिए इस दर्पण को पूरा करें तो मान लीजिए इसका केंद्र कहीं ये होगा C, प्रकाश की किरण A से लेके P की तरफ जा रही है, दूरी O से लेके C वाली जो है अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हो आप, इसीलिए इसको आप माइनस के R कहोगे। तो प्रकाश की दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो पॉजिटिव, और प्रकाश की दिशा के अपोजिट जो दूरियां नापी जाती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। 3 पॉइंट हो गए। अगला है कि मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, जो बीच वाली लाइन होती है जो दर्पण के बिल्कुल मिड पॉइंट से या मध्य से होके जाती है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां नापते हो, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नापी जाती हैं, वो पॉजिटिव ली जाती हैं, और मुख्य अक्ष के जो नीचे दूरियां जो नापी जाती हैं वो नेगेटिव में ली जाती हैं। तो मान लीजिए मुख्य अक्ष ये है, तो ऊपर वाली जो दूरी है जैसे AB, इसको नापोगे, इसको H1 कहे तो इसको प्लस H1 बोलोगे, क्योंकि प्लस एक्सिस में नापी जा रही है दूरी। और यदि हमारे पास CD की बात करोगे तो इसको बोलोगे आप माइनस के H2। माइनस का साइन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे दूरी नापी जा रही है। तो ये साइन कन्वेंशन है या निर्देशांक तंत्र के लिए नियम है कि किस तरह से हम U और V को नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, प्रकाश का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन लेंस, ये 2 टॉपिक हैं। एक तो ये कहलाएगा अवतल गोलीय पृष्ठ, और एक डायग्राम ऐसे बनेगा जो आपको बनाना है, बड़े बड़े डेरिवेशन हैं 2-2 पेज के, ये इसको कहेंगे बच्चों उत्तल गोलीय पृष्ठ। इसको बोलेंगे SPS डैश, इसको भी बोल दो SPS डैश। तो SPS डैश जो है शॉर्ट में लिखना सीख लीजिए। SPS डैश को कहेंगे हम कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस बोला जाता है ना इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे दर्पण का या गोलीय पृष्ठ का द्वारक, ये बोलेंगे। P जो है बिल्कुल बीच का बिंदु है, इसीलिए P को कहेंगे हम मूल बिंदु या ओरिजिन। इसको पोल भी बोलते हैं, ध्रुव, है ना, इंग्लिश में पोल भी बोलते हैं। इसके अलावा O जो है कोई वस्तु है जो कहाँ रखी है, बाईं ओर रखी है, हमेशा ये बाईं ओर ही ली जाएगी वस्तु। तो अब देखिए, ये हमारे पास दर्पण जो दिखाया है मैंने ऐसे करके, सॉरी अवतल गोलीय पृष्ठ ऐसे दिखाया है। इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका कहीं सेंटर ये होगा, और सेंटर से जहाँ पर किरण A पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, जिसको आपतन बिंदु कहते थे, इस वाले डायग्राम में याद कर लीजिए, ये वही डायग्राम है, बस शेप चेंज हो गई है। तो इसको O कह देते हैं। यहाँ पर
ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपतित किरण स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, तो इस पर भी आप क्या लगाओगे, एक अविलंब डालोगे। तो इसीलिए हमेशा अविलंब कहाँ से पड़ता है, वक्रता केंद्र से, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं। तो सी से अविलंब डालोगे, CAN, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींची है हमने। तो ये वक्रता केंद्र है आपका। तो और ये पोल था, पोल से और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है उसको R कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण O से लेके A की तरफ जा रही है और दूरी आप अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, इसीलिए इसकी माइनस का R लगाएंगे, है ना, इसका साइन कन्वेंशन। ये हमने नॉर्मल डाल दिया CAN, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल पृष्ठ क्या करता है, प्रकाश की किरण को बाहर निकाल देता है। तो ये प्रकाश की किरण ने पाथ जो अपनाया वो क्या अपनाया, AB, ये अपनाया। फिर उसके बाद AB जो किरण है वो आगे बढ़ाते जाइए, OP किरण है उसको भी आगे बढ़ाते जाइए। ये दोनों रेज एक दूसरे को आगे कहीं नहीं काटेंगी, ये आगे जा रही है सीधे और ये ऊपर जा रही है, तो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएंगी, कहीं काटेंगी नहीं। तो आगे चल के तो ये इमेज नहीं बनाएंगे, है ना। पर जब आप AB रे को पीछे की तरफ खिसकाएंगे तो आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी इस OP रे को। OP रे को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो AB रे को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आई पॉइंट पर काटेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, और आई जो है वो O की क्या है, इमेज है। कैसी इमेज है ये, रियल तो नहीं है, वास्तविक तो नहीं है, आभासी है, क्योंकि वास्तविक होती तो प्रकाश की किरण आगे जाकर मिलती राइट हैंड साइड पर, आगे मिल ही नहीं रही है, इसीलिए हमने वर्चुअली या आभासी तरीके से हमने इसे पीछे की तरफ खिसकाया और आई पॉइंट पर काटी हैं। तो आई आभासी किरण है, आई आभासी इमेज है। अब P से लेके I तक के बीच का दूरी जो V कहलाती है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे दूरी आप P से I की तरफ उल्टा नाप रहे हो, इसीलिए -V आएगा। तो यहाँ पर U, V और R तीनों ही कैसे हो गए, नेगेटिव में। बात क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, इस वाले डायग्राम में आप बना सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट हुआ स्फीयर। तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ आएगा, इस वाले का तो लेफ्ट में था, इसका राइट में बनेगा। अब यहाँ पर भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। अब O एक वस्तु ले लेंगे आप यहाँ पर, उसके बाद प्रकाश की किरण ऐसी आई, अपवर्तन के पश्चात जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है, उत्तल सरफेस, वो प्रकाश की किरण को मोड़ देती है अंदर की तरफ। अब यहाँ से एक अविलंब डाल दीजिए आप, CAN, ये डाल दिया आपने, हमेशा सेंटर से पड़ता है, तो आपने अविलंब डाल दिया। ये AB जो रे है उसको आगे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते जाओ, और OP रे को भी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं भी ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो यहाँ पर भी इमेज नहीं बन रही है। यदि हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे करके, तो जो इमेज है I, वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। अब देखिए पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस U नेगेटिव में, जैसे पहले वाला लिया है। ये जो V है वो भी नेगेटिव में, जैसे पहले वाला लिया है। R के बारे में नई चर्चा करते हैं। P से लेके C तक के बीच का डिस्टेंस R कहलाता है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण AB पाथ को फॉलो कर रही है, आगे बढ़ रही है। पोल से C के बीच का डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में नापा जा रहा है जिस डायरेक्शन में किरण जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसीलिए इसे +R कहोगे, ठीक है। ये है पूरा डायग्राम, इसको लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा है पॉइंट बनाते हुए। फिर उसके बाद इसका प्रूफ, जैसे एक प्रूफ करा रहा हूँ डिक्टो दूसरे वाले का भी वही प्रूफ है, कोई चेंज नहीं है, और दोनों का आंसर भी वही आएगा। देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है N1 हवा से, और कहाँ जा रही है, कांच में। तो N1 जो हवा है उसका अपवर्तनांक हो गया, और N2 कांच का अपवर्तनांक हो गया। तो ज़रा लगाइए यहाँ पर, ज्योमेट्री लगाते हैं। तो आपतित किरण और इसके बीच, अविलंब के बीच कोण जो बनता है उसको I बोलते हैं, यह अविलंब है CAN। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे R कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज OAC में, देखो ये त्रिभुज बना
OAC ऐसे करके बनेगा ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया आई और ये हो गया गामा। 10th क्लास की वो 9th क्लास की बात है कि ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज के आंतरिक कोण का सम बाहरी कोण के बराबर होता है, तो लिख दोगे अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में देखें, त्रिभुज BAC में देखिए ये जो AB रे है वो सीधी रेखा में आगे बढ़ाई जा रही है और आई पर काट रही है, तो ये सीधी लाइन हो गई BI। और जो CN है वो भी सीधी लाइन है। और हमने पढ़ा है कि सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं ऐसे करके काट रही हैं तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और सम्मुख कोण। तो यदि ये R है तो ये वाला भी बच्चों कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये बीटा, ये वाला R और ये वाला गामा, तो लिख लोगे बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। R बराबर लिखा जाएगा गामा माइनस के बीटा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे I बराबर गामा माइनस के अल्फ़ा, फर्स्ट इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद स्नेल का नियम लगाना है, यहाँ पर बड़ा डेरिवेशन है। तो देखिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1। स्नेल का नियम लगाने पर तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है N1 और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो N2 है। पहले माध्यम का आपतन कोण है साइन I और दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण है साइन R। तो N1 साइन I की जो वैल्यू है समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो गामा माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा। N2 इसको लिख लेंगे गामा माइनस के बीटा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी हमने। देखिए जितना बड़ा दर्पण दिखाया गया है उतना बड़ा रियलिटी में दर्पण नहीं होता है। दर्पण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से जो भी कोण बनना है आई, अल्फ़ा, बीटा और गामा ये भी बहुत छोटे छोटे होंगे और इसीलिए इनको भी हम रेडियन में नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका साइन वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हिंदी में लिख लीजिए, मैं ये बोर्ड पे तो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए जो भी कोण बनेंगे आई और R, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, वो बहुत छोटे होंगे और इसीलिए इनको नगण्य ले सकते हैं और इस वजह से लिख सकते हैं वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं साइन गामा माइनस के अल्फ़ा इज अबाउट इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा, साइन गामा माइनस के बीटा इज अबाउट इक्वल टू गामा माइनस के बीटा। ये समीकरण 3 में रखने पर, इनका मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर इनको रखिए तो देखो ये आएगा हमारे पास N1 गामा माइनस के अल्फ़ा, N2 गामा माइनस के बीटा, इंटू करेंगे N1 गामा माइनस के N1 अल्फ़ा, N2 गामा माइनस के N2 बीटा। गामा गामा वालों को एक तरफ ले जाएंगे तो N1 अल्फ़ा माइनस के N2 बीटा बराबर N1 गामा माइनस के N2 गामा। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा गामा राइट हैंड साइड वाली टर्म से और ये होगा N1 माइनस के N2 इंटू गामा। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 4। तो समीकरण 4 तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू को लगाना है, पर क्योंकि त्रिभुज का कोई ऐसा नियम नहीं होता कि त्रिभुज के डायरेक्ट एंगल अल्फ़ा, बीटा, गामा इसी तरह से निकाले जा सकें, और वो एक ही कंडीशन में निकाले जा सकते हैं जब हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, तब ऐसा कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या करेंगे, ये सब बातें आप लिखते जाएंगे साथ के साथ कि ए से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक अविलंब डाल दिया एम पॉइंट पर, और इस तरह से डाला कि एम पॉइंट और पी पॉइंट बहुत पास पास में हैं और जो भी दूरी आप पी से नाप रहे थे अब एम से नाप सकते हो।
तो अब त्रिभुज ओ ए एम में देखेंगे तो लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर क्या है, ए एम। वैसे तो ए पी आता क्योंकि पी और एम पास पास में है, तो जो दूरी आप एम से नाप रहे थे वो पी से नाप रहे थे, वो अब एम से भी नाप सकते हो क्योंकि बहुत पास पास में हैं ये दूरियाँ। तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन आई एम, यानी कि ए पी अपॉन आई पी। ये प्लस एच वैल्यू है और ये है माइनस के यू। समीकरण नंबर 5, इन ट्राइंगल आई ए एम tan बीटा इज़ अबाउट इक्वल टू बीटा, ये अबाउट इक्वल टू का साइन है, ये हो जाएगा ए एम अपॉन आई एम, ये ओ एम है सॉरी, तो ए एम की वैल्यू प्लस एच अपॉन माइनस के बी 6। इसी तरह से इन ट्राइंगल सी ए एम tan गामा इज़ अबाउट इक्वल टू गामा, तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन सी एम, ए एम की वैल्यू प्लस एच अपॉन माइनस के आर। 7, 5, 6, 7 की वैल्यू 4 में पुट करो, 5, 6, 7 का मान 4 में रखने पर, 4 में रखोगे बच्चों आंसर आएगा n2 अपॉन वी माइनस के n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। n2 और n1 माध्यम के अपवर्तनांक हैं और u और v जो है वस्तु और प्रतिबिंब की क्रमशः दूरियां हैं। ठीक है, इतना ही करेंगे आज। थैंक यू एंड डेट्स ऑल फॉर द डे। और दूसरा वाला डेरिवेशंस वो आपको अपने आप ही करना है।